हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। पहले तो मेरे सभी वे विद्यार्थी जो कि टीजीटी के भी फॉर्म भरे थे उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, साथ ही साथ शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने बहुत अच्छा किया होगा परीक्षा में, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब सफल हो जाएं। वे विद्यार्थी जिन्होंने कि पीजीटी का भी फॉर्म भरा है, तो मैं आज से और लेकर जब 18 तारीख को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, इंग्लिश पीजीटी 18 को है, प्रवेश पत्र आ गया है, तो तब तक मैं आपको 5 सैम्पल पेपर्स करवाऊंगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इन 5 सैम्पल पेपर्स में से कई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। मैं पूरी साल जितने दिनों से मैं वीडियोस दे रहा हूं टीजीटी और पीजीटी के, मैं अपने स्टूडेंट से लगातार कह रहा था बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बॉदर ना लीजिए, पेपर बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं पूछा जाएगा। लेकिन शायद आप लोगों को भरोसा नहीं था, और देखिए जब पेपर आया तो लिटरेचर का सेक्शन जो आया वो वही सभी क्वेश्चन आए हैं जो मैंने करवाए हैं। मैं इस बात को पूर्ण विश्वास के साथ जानता था और मैं लगातार कह रहा था कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ यही क्वेश्चन आएंगे। इवन टीजीटी का मैंने मात्र एक सैम्पल पेपर दिया था और उसमें भी कई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ आए हैं। ठीक, तो आज से मैं आपको पीजीटी का दे रहा हूँ, बिल्कुल बॉदर ना लें, इनको ध्यान से पढ़िए, समझिए, और मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे पीजीटी में भी। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्टेड। एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है वो कब से लेकर कब तक चली? तो सीधा सीधा आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1558 से 1603, 1558 to 1603। Question number 2. There is a soul of goodness in things evil. There is a soul of goodness in things evil. Woodman observingly distill it out. Who has written it? ये लाइन किसने लिखी? लाइन सुन लीजिए दोबारा से। There is a soul of goodness in things evil. Woodman observingly distill it out. और ये लाइन लिखी है विलियम शेक्सपियर साहब ने। किसकी लाइन है ये? विलियम शेक्सपियर साहब की। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, विलियम शेक्सपियर। तीसरा क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी एज। रोमांटिक कॉमेडी का फाउंडर किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस किड, थॉमस लॉज। सभी ये यूनिवर्सिटी बिट्स से कनेक्टेड हैं। किड को अगर छोड़ दिया जाए तो ऑप्शन ए आपका राइट है। रॉबर्ट ग्रीन साहब को रोमांटिक कॉमेडी का फाउंडर यानी कि जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलोग। शेक्सपियर साहब का ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें कि एक एपिलोग इन्होंने दिया है? द टेम्पेस्ट, हेनरी IV पार्ट 1, हेमलेट या ट्वेल्थ नाइट। तो भैया एपिलोग की जब बात पूछी जाए तो शेक्सपियर का प्ले टेम्पेस्ट जो है उसमें शेक्सपियर साहब ने एक एपिलोग दिया है। क्वेश्चन नंबर 5। द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। शेक्सपियर के शुरुआती प्लेज जो हैं वो किस वर्ष से किस वर्ष के बीच में लिखे गए हैं? देखिए ऑप्शन आपके 1597-98 के बीच, 1598-1614 के बीच, 1590-95 के बीच, या 1600-1607 के बीच। तो जब अर्लीस्ट पूछे गए हैं, अर्ली प्लेस पूछे गए हैं, तो नेचुरल सी बात उनमें डेट्स भी वो ढूंढनी है जो कि अर्ली दे रही हैं। तो अर्ली डेट में ऑप्शन सी आपका आ जा रहा है 1590 से 95 तक। क्वेश्चन नंबर 6। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वोल्टीमेंट एंड कॉर्नेलियस अपीयर। विलियम शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें कि वोल्टीमेंट और कॉर्नेलियस नामक कैरेक्टर्स आए हैं? ऑप्शन आपके सामने है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेमलेट, मच एडो अबाउट नथिंग और मैकबेथ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हेमलेट। क्वेश्चन नंबर 7। हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड। सबसे पहले इंग्लैंड में सोनेट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सर फिलिप सिडनी, सर थॉमस बिट, शेक्सपियर या मिल्टन। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सर थॉमस बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाई। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एक बुक है, इस बुक को किसने लिखा है? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी बुक जो है उसके लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, एडवर्ड डोडेन, AC ब्रैडली, डोबर विल्सन या विल्सन नाइट। और राइट आंसर है आपका AC ब्रैडली साहब ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नामक बुक लिखी है। क्वेश्चन 9। हु वाज द फादर ऑफ एसेज। एसेज का जनक किसको कहा जाता था? मोंटेग्ने, रोसियो, बिट या डॉर्डन। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एसेज के क्वेश्चन को लेकर। तो भैया देखो, अगर फाउंडर ऑफ एसे पूछा जाए तो मोंटेग्ने साहब, और फाउंडर ऑफ इंग्लिश एसेज पूछा जाए
तो भैया आप सीधा सीधा नाम ले देना फ्रांसिस बेकन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 अब आपका आ गया है, 9 हो गया, फादर ऑफ एसेस। क्वेश्चन नंबर 10, if we mark to die, we are enough to do our country loss, and if to live, the fewer men the greater share of honor. Who says this? फिर से लाइन सुन लीजिए। if we mark to die, we are enough to do our country loss, and if to live, the fewer men the greater share of honor. Who says this? ये लाइन किसने कही? तो ये लाइन भैया जो है वो हमारे शेक्सपियर साहब का प्ले किंग हेनरी जो है उससे ली गई है, और ये लाइन भी किंग हेनरी ने कही है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11, विच नॉवेल डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गॉथिक नॉवेल? इनमें से कौन सा नॉवेल जो है वो गॉथिक नॉवेल की कैटेगरी में नहीं आता है? ऑप्शन आपके सामने है, द कास्टल ऑफ ओट्रेंटो, द ओल्ड इंग्लिश बैरन, द इटालियन, और डी है आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो भैया सीधा सीधा आंसर है आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस, ऑप्शन डी। ठीक है ना, प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वह गॉथिक नॉवेल की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड? इसमें आपको मिसमैच्ड पेयर बताना है। प्रोमीथियस अनबाउंड 1820, हेलस 1822, एडोनिस 1823 और एलास्टर 1816। यानी कि किस बुक का पब्लिकेशन ऐसा है इसमें जो कि बुक की पब्लिकेशन के साथ नहीं लिखा है सही? तो भैया आंसर है एडोनिस 1823। भैया एडोनिस की जो पब्लिकेशन है वो है 1822 ना कि 1823, तो इसलिए ये मिसमैच्ड है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, जॉन कीट्स ओड टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ? जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई ओड टू ऑटम एग्जाम्पल है काय का? होरेशन ओड का, पिंडेरिक ओड का, इरेगुलर ओड का, नन ऑफ द एबव। तो भैया सीधा सीधा आंसर है आपका ऑप्शन ए, होरेशन ओड। मैं यहाँ ज़्यादा चीज़ों को विस्तारित करके नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि 125 क्वेश्चन पूरे मैं आपको लेकर आया हूँ। 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस डज नॉट अपीयर इन ड्रीम चिल्ड्रन? जब हम चार्ल्स लैम्ब का एक ऐसे पढ़ते हैं ड्रीम चिल्ड्रन, तो ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे में इनमें 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका जिक्र नहीं है? द चिल्ड्रन इन द वुड, रॉबिन रेडब्रीस्ट, द 12 सीजर या फॉयब। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, फॉयब जो है उसका कहीं पर भी जिक्र ड्रीम चिल्ड्रन में नहीं है। चिल्ड्रन इन द वुड भी है, रॉबिन रेडब्रेस्ट भी है, और द 12 सीजर्स का भी वर्णन किया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज डिस्क्राइब्ड पोइट ऑफ 19th सेंचुरी? किस कवि को 19वीं शताब्दी का पोइट कहा जाता है, कवियों का कवि कहा जाता है? पीबी शैली, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉल्डे, सभी के सभी रोमांटिक एज के पोइट ही दिए गए हैं, और राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि जॉन कीट्स को पोइट कहा जाता है 19th सेंचुरी का। 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ जॉन कीट्स इज ए वर्जन ऑफ ए टेल फ्रॉम बोकैक्यू? जॉन कीट्स का ऐसा कौन सा वर्क है जो कि वर्जन है टेल फ्रॉम बोकैक्यू का? ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ईसाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसिल, एंडीमियन, या नन ऑफ द एबव। और राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ईसाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसिल जो है वह वर्जन है बोकैक्यू की टेल्स का। ठीक है ना, वर्जन ऑफ ए टेल फ्रॉम बोकैक्यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग सेड? किसने कहा द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, इनमें से आपको ये बताना है किसने कहा ये लाइन, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन? पीबी शैली, टेनिसन, जॉन कीट्स या विलियम वर्ड्सवर्थ? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स ब्रूटली एजिल्ड कीट्स सेकेंड वॉल्यूम ऑफ वर्स पब्लिश्ड इन 1818? जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई सेकेंड वॉल्यूम जो उनकी पोएम का पब्लिश हुआ, उसका बुरी तरह से आप कह सकते हैं शब्द ब्रूटली अगर हम आलोचना की गई 1818 में, तो वह किस पीरियोडिकल के द्वारा की गई? द क्वार्टरली रिव्यू, द बी, द रैम्बलर या द गार्जियन के द्वारा? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, द क्वार्टरली रिव्यू जो है उसके में ब्रूटली एजेल्ड किया गया कीट्स के सेकेंड वॉल्यूम ऑफ वर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाई चार्ल्स लैम्ब? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा इनमें से कौन सा लिखा गया है? ध्यान रखिएगा, कौन सा लिखा गया है? लाइबर एमोरिस, एसेज ऑन मैन एंड मैनर्स, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर या रोजामंड ग्रे? तो भैया रोजामंड ग्रे जो है वह चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है, अन्य ये 3 जो हैं वो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखे हुए नहीं हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 20,
विच फेमस रोमांटिक पोएम कंटेन द लाइन ब्यूटी इज ट्रुथ ट्रुथ ब्यूटी। कौन सी ऐसी रोमांटिक पोएम है जिसमें ये लाइन आती है ब्यूटी इज ट्रुथ ट्रुथ ब्यूटी। आप सबको ये पता है लाइन, तो भैया जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई पोएम ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न जो है उसमें ये लाइन दे रखी है ब्यूटी इज ट्रुथ ट्रुथ ब्यूटी। 21 नंबर द फ्रेज फियरफुल सिमेट्री अपीयर्स इन। एक फ्रेज आता है फियरफुल सिमेट्री, ये किस में अपीयर होता है? लंडन पोएम में, पॉइजन ट्री में, चिमनी स्वीपर में या द टाइगर में? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, द टाइगर में फियरफुल सिमेट्री शब्द का इस्तेमाल किया गया है। विलियम ब्लैक की पोएम है द टाइगर, ठीक, उसमें फियरफुल सिमेट्री का वर्णन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22 द लाइन पोइट्स आर द अनएक्नोलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड इज बाई। ये लाइन किसने कही कि पोइट्स जो होते हैं वह अनएक्नोलेज्ड जो कानूनविद होते हैं, कानून निर्माता होते हैं संसार के, लेजिस्लेटर होते हैं संसार के, किसने कही ये लाइन? पीबी शैली, जॉन कीट्स, मैथ्यू आर्नल्ड या एजरा पॉन्ड? सीधा सीधा आंसर है आपका ऑप्शन ए, पीबी शैली ने ये बात कही है पोइट्स आर द अनएक्नोलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 23 वॉट अकॉर्डिंग टू पीबी शैली इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। पीबी शैली के अनुसार इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या है? द ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग, रीजन पुशिंग अवे इमोशंस, द ह्यूमन माइंड एट वर्क, द ह्यूमन माइंड सॉल्विंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द ह्यूमन माइंड इज ड्रीमिंग। तो पीबी शैली के अनुसार इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है कि ह्यूमन माइंड जो है वो ड्रीम करता है, ड्रीमिंग है। नाउ 24 नंबर क्वेश्चन द फ्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज, सॉरी द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज। एक आपने वर्क पढ़ा है द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर जिसको कि चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। आपको ये बताना है ये क्या है। एक पोएम बाय विलियम ब्लैक, विलियम ब्लैक के द्वारा एक पोएम, एन एलेजी बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद साथ के द्वारा लिखी गई एलेजी, एन ऐसे बाई चार्ल्स लैम्ब। तो यही आंसर आपका सही है, एन ऐसे बाई चार्ल्स लैम्ब। 25 नंबर हु सेड कीट्स वाज ए ग्रीक। किसने कहा था कि कीट्स एक ग्रीक थे? वर्ड्सवर्थ ने, कॉलरिज ने, लैम्ब ने या शैली ने? तो साहब शैली ने कहा कीट्स वॉज ए ग्रीक। ये फ्रेज जो है, ये बात जो है कीट्स वॉज ए ग्रीक, ये किसने कही? पीबी शैली ने कही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26 द ऑथर ऑफ एसेज ऑफ इलिया इज। एसेज ऑफ इलिया के लेखक का नाम आपको बताना है। सीधा सीधा आंसर मैं दे रहा हूँ ऑप्शन सी, चार्ल्स लैम्ब। 27 नंबर मैरी शैलीज फादर वाज विलियम गॉडविन। विलियम अगर हम बात करें तो पीबी शैली की दूसरी वाइफ मैरी शैली के पिता, उनका नाम था विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन क्या थे? एक फेमस क्या थे? फिजिशियन थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, पोएट एंड सैटारिस्ट थे या फिलोसफर थे? तो डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, फिलोसफर थे विलियम गॉडविन के पिता। नेक्स्ट 28 नंबर हु कॉल्ड शैली। किसने शैली के लिए कहा ए ब्यूटीफुल एंड इंटेलेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। पीजीटी के पेपर में फिर ऐसा ना हो कि पछताना पड़े आपको कि ये क्वेश्चन सर ने दिया था और उसके बावजूद भी हमने तैयार नहीं किया है। फिर से सुन लीजिए, हु कॉल्ड शैली, किसने शैली को कहा ए ब्यूटीफुल एंड इंटेलेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। ये बात शैली के लिए किसने कही? तो ये बात कही है भैया ऑप्शन सी, यानी कि मैथ्यू आर्नल्ड ने शैली को लेकर ये बात कही है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन कीट्स एंडीमियन इज डेडिकेटेड टू। कीट्स साहब की जो पोएम है एंडीमियन, उसको उन्होंने किसको डेडिकेट किया है? लेग हंट को, मिल्टन को, शेक्सपियर को या थॉमस चैटरटन को? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, थॉमस चैटरटन को कीट्स ने एंडीमियन पोएम को डेडिकेट किया है। नेक्स्ट आता है 30 नंबर क्वेश्चन सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द नेम ऑफ द ऑथर ऑन हुज ग्रेव द बर्ड चूज हिमसेल्फ आर कार्व्ड। 4 नीचे राइटर दिए हुए हैं, उन 4 राइटर में से उस राइटर को चुनना है जिसने कि स्वयं ये चुना था कि उसकी कब्र पर ये शब्द लिखे जाएं। पहले शब्द सुन लीजिए, हियर इज़ वन हुज नेम इज़ राइट इन वाटर। हियर इज़ वन हुज नेम इज़ राइट इन वाटर। तो ये शब्द जो हैं वो किस महान लेखक के कब्र पर लिखे गए हैं? कीट्स के, बायरन के, मिल्टन के या स्विनबर्न के? तो भैया इसका सीधा सीधा आंसर है आपका ऑप्शन ए, जॉन कीट्स। ठीक है ना साहब। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाई लैम्ब। इनमें से कौन सा वर्क चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? जॉन बिडवेल लैम्ब ने लिखा है। द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, ये भी चार्ल्स लैम्ब के द्वारा है। एस्टर भी है। अगर नहीं है तो ऑप्शन डी जो है लल्ला रूख, ये जो है वह चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 32
हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन शैलीज लिरिकल ड्रामा प्रोमीथियस अनबाउंड। शैली साहब का एक बहुत फेमस ड्रामा है प्रोमीथियस अनबाउंड। तो प्रोमीथियस अनबाउंड जो है उसमें कितने एक्ट्स हैं इस लिरिकल ड्रामा में? 1, 3, 4, 5। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 4 एक्ट का ये ड्रामा है प्रोमीथियस अनबाउंड। नेक्स्ट 33 नंबर, विच ऑफ दीज इज नॉट ए वर्क बाय कीट्स। इनमें से कौन सा वर्क जो है वो कीट्स ने नहीं लिखा? ओड टू ऑटम फेमस पोइम है इनकी। ईसाबेला, द पोर्ट ऑफ बेसिल भी है। अगर नहीं है तो ऑप्शन बी यानी कि टू नाइट जो है वो कीट्स के द्वारा लिखा गया नहीं है। ना क्वेश्चन नंबर 34, विच इज जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम। जॉन कीट्स की फर्स्ट पोएम का नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, मैक मैरिलिस, ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर, एंडीमियन और व्हेन आई हैव फियर्स। तो पहली पोएम कीट्स की अगर पूछी जाए तो आंसर होगा ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर। 35 नंबर क्वेश्चन, विच रोमांटिक नॉवेल इज बाई चार्ल्स लैम। इनमें से कौन सा रोमांटिक नॉवेल है जिसको चार्ल्स लैम ने लिखा है? क्लॉस्टर लैम, रोजामंड ग्रे, एब्सेंटी या क्रैनफोर्ड। ऑप्शन बी आपका राइट है, रोजामंड ग्रे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 36, लैम्स एसेज ऑफ इलिया वर रिटन इन 1820-23। व्हेन वर द लास्ट एसेज ऑफ इलिया रिटन। ऐसे अगर हम चार्ल्स लैम के एसेज की बात करें तो एसेज ऑफ इलिया इन्होंने लिखे 1820 से 1823 के बीच। लेकिन लास्ट एसेज ऑफ इलिया जो हैं वो कब लिखे गए? 1827 में, 1829 में, 1833 में, 1835 में। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 1833 में लास्ट एसेज ऑफ इलिया लिखे गए हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड वाज कंप्लीटेड इन। वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया इनका प्रमुख वर्क है ऑटोबायोग्राफिकल वर्क प्रेल्यूड जो है वह कब इन्होंने कंप्लीट कर लिया था? 1800 में, 1805 में, 1822 में या 1825 में? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1805 में प्रेल्यूड को कंप्लीट कर लिया था वर्ड्सवर्थ साहब ने। लेकिन पब्लिकेशन जो है वो 1850 में, आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ की इनकी मृत्यु के बाद इसका पब्लिकेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 38, कीट्स पोइट्री इज एबंडेंटली एंड एन्चांटिंगली सेंसुअस, हु हैज़ मेड दिस कमेंट। इस कमेंट को कीट्स साहब के ऊपर किसने किया है कि इनकी कविताएं जो होती हैं वो एबंडेंटली, अत्यधिक एंड एन्चांटिंगली सेंसियस होती हैं? मैथ्यू आर्नल्ड, H.G. गैरोट, मिडल्टन मरी या ओलिवर एल्टन। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। मैथ्यू आर्नोल्ड साहब ने कहा कि कीट्स की कविताएं कैसी हैं? एबंडेंटली एंड एन्चांटिंगली सेंसुअस हैं। 39 नंबर, द टर्म ऐसे इज डेरिवेट ऑफ द फ्रेंच रूट ऐसे विच मीन्स। ऐसे शब्द जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वह फ्रेंच भाषा की ESSAI ऐसे ही से आया है। इसका अर्थ क्या होता है? टू कंपोज, टू गो ऑन वॉक, टू ट्राई, टू एक्सप्रेस। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, टू ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, हु सेड द पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। किसने कहा द पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन? ऑप्शन आपके सामने हैं, T.S. एलियट, S.T. कॉलरेज, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या विलियम वर्ड्सवर्थ। ये बात कही विलियम वर्ड्सवर्थ ने कि द पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 41, एसेज ऑफ इलिया हैं क्या हैं? फुल ऑफ डायरेक्टिक सरमनाइजिंग, प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट्स, रिमार्केबल फॉर देयर टर्स एंड एफोरिस्टिक स्टाइल। ये तो हो ही नहीं सकता, एफोरिस्टिक स्टाइल और टर्स के लिए तो फ्रांसिस बेकन है। सैटारिकल एंड क्रिटिकल, इन्होंने ना किसी पर सैटायर किया है ना क्रिटिकल किया है। जो बिल्कुल सटीक आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट्स। अगर एसेज ऑफ इलिया या चार्ल्स लैम करके क्वेश्चन आ जाए तो आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर उसमें ऑटोबायोग्राफिकल शब्द है तो आप आंख बंद करके निशान लगा दीजिए, चार्ल्स लैम आपका पूर्ण रूप से सही होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन विच पोएम हैज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ की उस पोएम का नाम बताना है जिसमें कि उन्होंने नेचर के अलग अलग मूड्स को व्यक्त किया है। द डैफोडिल्स, बी ऑप्शन लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे, सी ऑप्शन एन इवनिंग वॉक और डी ऑप्शन द एक्सकर्जन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे। क्वेश्चन 43 द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज रिटन बाई। ये सोनेट किसने लिखी भाई? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। सीधा आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ऑप्शन डी आपका पूर्ण रूप से राइट आंसर है। कई बार द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपके पास पोएम है तो एक बार उस पोएम पर निगाह जरूर डाल लें, अभी टाइम भी है। कई बार क्वेश्चन उसमें से पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ।
जॉन कीट्स की मृत्यु कितने उम्र में हुई थी बाब? 20 वर्ष में, 25 वर्ष में, 30 वर्ष में या 26 वर्ष में? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 25 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी। 1795 में जन्म है, 1821 में डेथ है। 26 बर्थडे से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनकी डेथ को क्या कहा जाता है, कितनी वर्ष की उम्र में? 25 वर्ष की उम्र में। 55 नंबर, हु कंपोज द फेमस लाइन? किसने इस प्रसिद्ध लाइन को लिखा? ए विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। लाइन याद कर लीजिए, ये रोमांटिक एज के कवियों की लाइन, कीट्स, शैली, वर्ड्सवर्थ, इनकी लाइन ऐसी हैं जो कि हम बहुत बोली जाती हैं, तो लाइंस को याद कर लीजिए। और किसने कही ये बात विशेष ध्यान रखिए, शैली ने कहा, कीट्स ने कहा, वर्ड्सवर्थ ने कहा या नन किसी ने नहीं कहा। तो विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड लाइन है साहब पीवी शैली साहब की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 46, हु कंपोज द फेमस लाइन? किसने लिखी? अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ये लाइन किसने कही? अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शैली या नन? राइट आंसर फिर से ऑप्शन सी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु सेड? किसने कहा? देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन। किसने ये बात कही? फिर से लाइन सुन लीजिए, देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन। लाइन कही है विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो प्रीफेस लिखा है लिरिकल बैलेड का, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, उसमें इन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 48, हु हैज कंपोज द फॉलोइंग लाइन? किसने निम्नलिखित लाइन को कंपोज किया? सुनिए, टू मी दैट कप हैज़ बीन डेल्ट इन अनदर मेजर। टू मी दैट कप हैज़ बीन डेल्ट इन अनदर मेजर। ऑप्शन जॉन कीट्स, शेक्सपियर, रॉबर्ट सऊदे या पीबी शैली? एंड द राइट आंसर इज पीबी शैली। पीबी शैली की पोएम हम सबने पढ़ी है, स्टैंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, उसमें ये लाइन आई है, टू मी दैट कप हैज़ बीन डेल्ट इन अनदर मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इन विच पोएम ऑफ शैली डू द फॉलोइंग लाइन्स ऑक्योर? शैली साहब की किस पोएम में नीचे दी गई लाइन्स लिखी हैं? एलस आई हैव नॉर होप नॉर होल्थ, एलस आई हैव नॉर होप नॉर हेल्थ नॉर पीस विद इन एंड नॉर काम अराउंड। ओड टू द बेस्ट विंड में, स्टैंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, टू ए स्काई लार्क या एडोनेस? तो भैया देखिए 48 नंबर क्वेश्चन भी इसी पोएम से था और 49 नंबर क्वेश्चन भी इसी पोएम से है, स्टैंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कीट्स पोएम ला बेला डैम सेंस मर्सी एज। कीट्स के द्वारा लिखी गई पोएम ला बेला डैम सेंस मर्सी है, क्या है? बैलेड है, सोनेट है, ओड है, एलेजी है? भैया सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन ए, ला बेला डैम सेंस मर्सी क्या है? एक बैलेड है, बैलेड पोएम है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी रिटन बाय मैथ्यू अर्नल्ड? मैथ्यू अर्नल्ड ने कौन सी ग्रीक ट्रेजेडी लिखी, उसका नाम आपको बताना है। माइसेरिनस, सोराब एंड रुस्तम, मैरोप या थायरेसिस? तो भैया ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मैरोप जो है वो एक ग्रीक ट्रेजेडी है जिसकी रचना मैथ्यू अर्नल्ड साहब ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 52 नंबर, विच फेमस कैरेक्टर ग्रेस मेलबरी एंड गाइल्स विंटर फॉरने अपीयर इन हार्डीज नॉवेल? हार्डी के किस नॉवेल में ग्रेस मेलबरी और गाइल्स विंटरबर्न नामक पात्र आए हैं? द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द वुडलैंडर, जस्ट द ऑब्सक्योर, अंडर द ग्रीनवुड ट्री? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, द वुडलैंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द टचस्टोन मेथड इज गिवन बाई। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, द टचस्टोन मेथड इज गिवन बाई। टचस्टोन मेथड दिया गया किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नल्ड, टी.एस. एलियट या रॉबर्ट फ्रॉस्ट? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, मैथ्यू अर्नल्ड। मैं आपसे बस इतना कहूँगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जो पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। मैं जो 5 आपको टेस्ट पेपर देने वाला हूँ, ये आपको बहुत अधिक फ़ायदेमंद साबित होंगे एग्ज़ाम में, ठीक है ना? और बात मेरी मान लीजिए, मैं ना आपसे कुछ ले रहा हूँ, ना आपको कोई पेड क्लास दे रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छा अपने एग्ज़ाम में कर सकें, तो आप कम से कम इनको देख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को शेयर तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, टेनिसन वाज अपॉइंटेड द पोइट लॉरेट इन द ईयर? टेनिसन साहब कब अपॉइंट हुए पोइट लॉरेट? तो भैया टेनिसन साहब पोइट लॉरेट अपॉइंट हुए हैं 1850 में। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई 1850 में, और विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के तुरंत बाद 1850 में ही इनको टेनिसन साहब को पोइट लॉरेट की उपाधि दे दी गई। नेक्स्ट 55 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय थॉमस हार्डी अपीयर्ड एनोनिमसली इन 1871 25 मार्च? यानी 25 मार्च 1871 को आपको वर्क बताना है, थॉमस हार्डी का कौन सा वर्क अपीयर हुआ
तो देखिए ऑप्शन है आपके सैटायर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस, अंडर द ग्रीन बोर्ड ट्री, डेस्परेट रेमेडीज या नन ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डेस्परेट रेमेडीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। हु अमंग द फॉलोइंग मेड द स्टेटमेंट, किसने ये नीचे दिए गए जो राइटर्स हैं उनमें किसने ये स्टेटमेंट दिया, पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच ए क्रिटिसिज्म बाई लॉज ऑफ पोइटिक ट्रुथ एंड पोइटिक ब्यूटी। फिर से लाइन पूरी समझ लीजिए, पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच ए क्रिटिसिज्म बाई लॉज ऑफ पोइटिक ट्रुथ एंड पोइटिक ब्यूटी। हाँ, तो आप लाइन सुन लीजिए, डॉक्टर जॉनसन, सिडनी, मैथ्यू अर्नल्ड और वर्ड्सवर्थ। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, मैथ्यू अर्नल्ड। और देखिए एक बात विशेष ध्यान रखिए, जब क्रिटिक के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पीजीटी के मेरे स्टूडेंट्स, तो आपके सिलेबस में अगर क्रिटिक के रूप में सबसे बड़ा नाम आता है तो दो नाम आते हैं, एक तो मैथ्यू अर्नल्ड और दूसरा टीएस इलियट। ये दो ही राइटर आपके सिलेबस में हैं, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में आपको लग रहा है कि आलोचनात्मक सेंटेंस है, क्रिटिसाइज की जा रही है, या किसी क्रिटिक्स का ये कमेंट है, जैसे पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ लिखा हुआ है साफ साफ, तो विशेष ध्यान रखिए अगर ऑप्शन में टीएस इलियट नहीं है तो पूर्ण आशा है कि वह बात किसने कही होगी, मैथ्यू अर्नल्ड ने कही होगी। आप देख रहे हैं शैली को लेकर, कीट्स को लेकर, वर्ड्सवर्थ को लेकर कितने कमेंट आए हैं, तो वो मैथ्यू अर्नल्ड साहब के हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए, अगर कुछ समझ में ना आए और क्रिटिक के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पीजीटी के स्टूडेंट मैथ्यू अर्नल्ड उसमें लगा सकते हैं और काफ़ी उम्मीद की जा सकती है कि वो आंसर सही होगा। 57 नंबर, हु इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, किसको ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर कहा जाता है साहब, विलियम शेक्सपियर, विलियम स्टीवंस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग को इसका मास्टर माना जाता है। विक्टोरियन एज के दो राइटर प्रमुख, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग, इन दोनों ने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं, लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग को ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर कहा जाता है। 58, हु वाज द फादर ऑफ मैथ्यू अर्नल्ड, मैथ्यू अर्नल्ड के पिता कौन थे, एडविन अर्नल्ड, थॉमस अर्नल्ड, एएच क्लग या नन ऑफ देम। तो भैया थॉमस अर्नल्ड जो थे वह मैथ्यू अर्नल्ड के पिता थे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिगार्डेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉबलिस्ट, एक रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉबलिस्ट के रूप में किसको जाना जाता है, चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स रेड, चार्ल्स किंगले या थैकरे साहब को। तो सीधा सीधा आंसर है चार्ल्स डिकेंस साहब को माना जाता है रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉबलिस्ट। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, द लास्ट बुक दैट डिकेंस रोट वॉज, आपको आखिरी पुस्तक बतानी है जो कि डिकेंस ने लिखी थी, द अनकमर्शियल ट्रैवलर, ब्लीक हाउस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन या द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड इनकी लास्ट बुक है जो कि इनकम्प्लीट है, पूर्ण नहीं हो पाई थी अचानक इनकी डेथ होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 61, मुल्कराज आनंद इज़ द रेसिपिएंट ऑफ, मुल्कराज आनंद को इनमें से कौन सा जो सम्मान है वो मिला, पद्म भूषण, पद्मश्री, यश भारती या पद्म विभूषण। तो आंसर आपका ए बिल्कुल सही है, पद्म भूषण मिला है मुल्कराज आनंद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय कमला दास, इनमें से कौन सा वर्क है जो कमला दास के द्वारा नहीं लिखा गया है, द डेसिडेंट, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, समर इन कैलकाटा या द अनफिनिश्ड मैन। तो इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन डी, द अनफिनिश्ड मैन जो है वो कमला दास का वर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, द एक्सप्रेशन आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज़ नॉट इन माई नेचर ऑफ लव एपियर्स इन, ये लाइन है आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज़ नॉट ऑब्लिक इन माई नेचर ऑफ लव, ये लाइन काय में अपियर हुई है, द सनशाइन कैट, ए हॉट मून इन मालाबार, फिलॉसफी या एंटरप्राइज। तो भैया ये लाइन आई है द सनशाइन कैट में, काय में लाइन आई है, द सनशाइन कैट नामक पोएम में। 64 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोएम बाई कमला दास, इनमें से कौन सी पोएम कमला दास के द्वारा लिखी गई नहीं है, समर इन कैलकाटा, द डांस ऑफ यूनचिस, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और कृष्णा। तो ए, बी और डी तीनों पोएम जो हैं वो कमला दास की हैं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम हम सब जानते हैं निसिम एजिकिल साहब की है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, निसिम एजिकिल बिलोंग टू द कम्युनिटी, निसिम एजिकिल एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उस कम्युनिटी का नाम आपको बताना है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, जूइश कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी। तो भैया ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, जूइश कम्युनिटी।
क्वेश्चन 66, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी। कमला दास ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका नाम आपको बताना है। समर इन कैलकाटा, द डेसेंडेंट, माई स्टोरी या नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, माई स्टोरी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 67, इन विच ऑफ हिज पोएम डिड निसिम एजिकल टॉक अबाउट लव एंड सेक्स। निसिम एजिकल साहब ने अपनी किस पोएम में लव और सेक्स के बारे में बात की है। 60 पोएम्स में, एग्जैक्ट नेम में, हाइम्स इन डार्कनेस में या पैसन पोएम्स में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, 60 पोएम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट ऑफ दीज इज नॉट ए नॉवेल बाई मुल्क राज आनंद। इनमें से कौन सा नॉवेल ऐसा है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए नॉवेल बाई मुल्क राज आनंद। इनमें से कौन सा नॉवेल मुल्क राज आनंद का नहीं है। कुली, हीट एंड डस्ट, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स या अनटचेबल। तो ए, सी और डी तीनों के तीनों मुल्कराज आनंद के नॉवेल हैं। अगर नहीं है तो हीट एंड डस्ट नहीं है। नेक्स्ट, आर के नारायण रोट मैनी वंडरफुल नॉवेल्स। नारायण साहब ने ढेर सारी आश्चर्यजनक करने वाली नॉवेल्स लिखी। विच ऑफ दीज इज नॉट हिज। इनमें से कौन सी नॉवेल उनकी नहीं है। कुली नहीं है, गाइड नहीं है, मालगुडी डेज नहीं है या इंग्लिश टीचर नहीं है। तो साहब कुली जो है वो नॉवेल जो है आर के नारायण की नहीं बल्कि मुल्कराज आनंद जी की है। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुन्नू इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ मुल्कराज आनंद नॉवेल। मुन्नू नामक पात्र जो है वो मुल्कराज आनंद जी के किस नॉवेल का मुख्य पात्र है। कुली का, अनटचेबल का, टू लीव्स एंड ए बड का या द ब्लेज का। तो आंसर ए बिल्कुल राइट है, कुली का। तो अभी ऑप्शन भी आया था, कुली मैंने कहा था मुल्कराज आनंद का है, तो उसी से क्वेश्चन ही आ गया। 71, द गिफ्ट ऑफ आउटराइट इज ए पोएम बाई। द गिफ्ट ऑफ आउटराइट किस पोइट के द्वारा लिखी गई पोएम है। वॉल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम फॉकनर या नन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के द्वारा लिखी गई पोएम का नाम है द गिफ्ट ऑफ आउटराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 72 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज रिटन बाई वॉल्ट विटमैन। इनमें से कौन सी लाइन्स जो हैं वो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन आपके सामने है सीधे सीधे। इफ एनीथिंग इज सेक्रेड, ह्यूमन बॉडी इज सेक्रेड। Until we hardly see, we feel that it is there. C, to symphony with hopes and fears it heeded not. और D है none। तो आपका राइट आंसर है आपका पूर्ण रूप से if anything is sacred, human body is sacred। ये लाइन वॉल्ट विटमैन के द्वारा है। यदि कुछ भी sacred है तो वो है ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट आता है 73 नंबर, ए बॉयज़ बिल इज रिटन बाई। एक वर्क है ए बॉयज़ बिल, किसने लिखा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, वॉल्ट विटमैन ने, विलियम फॉकनर ने या नन। आंसर है आपका ए ऑप्शन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब। 74 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज रिटन बाई अर्नेस्ट हेमिंगवे। इनमें से कौन सा वर्क जो कि अर्नेस्ट हेमिंगवे साहब ने लिखा है। ए फेबल, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, फिएस्टा या नन। आंसर है आपका फिएस्टा। नेक्स्ट, हुज डेथ डस वैन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम कमेमोरेट। ठीक है ना। यानी कि एक पोएम है जिसका नाम है वैन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम। इस पोएम के माध्यम से किसकी मृत्यु को दर्शाया गया है। लिंकन साहब की, जॉन ब्राउन साहब की, स्टोनवॉल जैक्सन साहब की या द पोइट्स मदर, कवि की माँ की। तो भैया इसमें लिंकन साहब की डेथ के बारे में दर्शाया गया है। वैन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम हम लोगों ने सबने वॉल्ट विटमैन को पढ़ा है। वॉल्ट विटमैन की पोएम हमने पढ़ी है ओ कैप्टन माई कैप्टन, जो कि उन्होंने अब्राहम लिंकन की डेथ पर एलेजी लिखी। तो वो दूसरी एलेजी जो उन्होंने लिखी है लिंकन की डेथ पर, उसी का नाम है वैन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम। ठीक। नेक्स्ट 76 नंबर, विच फेमस नॉवेल ऑफ विलियम फॉकनर नेवर पब्लिश्ड इन 1929। विलियम फॉकनर का कौन सा नॉवेल है जो कि 1939 में कभी पब्लिश नहीं हुआ। द साउंड ऑफ द फ्यूरी, मॉस्किटोज, सोल्जर्स पे या द वाइट रोज ऑफ मेम्फिस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द साउंड एंड फ्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, वैन वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कब हुआ था साहब। 1874, 1963, 1704, 1790। तो भाई तीन तो हो ही नहीं सकते। 1963 तो अभी की बात हो गई। 1706 बहुत पुराना हो गया। 18वीं शताब्दी में कोई अमेरिकन राइटर है ही नहीं आपके सिलेबस में। 1790 की बात छोड़ दीजिए, सीधा सीधा आता है 1874। द कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन फिगर्स इन। अगर हम बात करें, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है रॉबर्ट जॉर्डन। तो रॉबर्ट जॉर्डन पात्र किस में आया है। फॉर हुम द बेल टॉल्स में, द ओल्ड मैन एंड द सी में,
इन अवर टाइम्स में या ए फेयरवेल टू आर्म्स में, तो भैया ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नोबेल जो है फॉर हुम द बेल टॉल्स, उसमें रॉबर्ट जॉर्डन नामक पात्र का वर्णन किया गया है। 79 क्वेश्चन नंबर आया आपका, कैथरीन बार्कले इज ए कैरेक्टर फ्रॉम अर्नेस्ट हेमिंगवे फेमस नॉवेल, विच वन इज इट। कैथरीन बार्कले जो है वह हमारी एक पात्र का नाम है अर्नेस्ट हेमिंगवे की नॉवेल में। तो आपको बताना है कौन सी नॉवेल में कैथरीन बार्कले का वर्णन किया गया है। द ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर हुम द बेल टॉल्स, फेयरवेल टू आर्म्स या इन अवर टाइम। तो भैया फेयरवेल टू आर्म्स जो आपका है नॉवेल हेमिंगवे साहब के द्वारा लिखा गया, उसमें कैथरीन बार्कले एक प्रमुख भूमिका में दिखाई गई है, आप कह सकते हैं नॉवेल की हीरोइन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 80, हु इज़ द ऑथर ऑफ द अनवैनक्वेस्ट। अनवैनक्वेस्ट के लेखक का नाम आपको बताना है। एफ स्कॉट फिट्जलैंड, ओ हेनरी लुइस या विलियम फॉकनर। तो भैया द अनवैनक्वेस्ट वर्क जो है वो विलियम फॉकनर साहब का है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अब यहाँ से हमारे ग्रामर है वो हमारी स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 81, आपको एंटोनिम बताना है अपोजिट ऑफ बल्गर। बल्गर शब्द का अपोजिट बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, सिंपल, टेस्टफुल, रिस्ट्रेंड या डोसाइल। तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि टेस्टफुल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 82, इनविटेबल बियर्स द अपोजिट मीनिंग ऑफ। अगर हम बात करें इन चार ऑप्शन में, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका अपोजिट जो है वो इनविटेबल होगा। अनअवॉइडेबल, ईटेबल, अनसर्टेन या म्यूटिलेटेड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अनसर्टेन का अपोजिट है इनविटेबल, जो अनिश्चित है वही तो इनविटेबल है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोफेंसिटी। प्रोफेंसिटी का आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन ए डिपोजिशन, ऑप्शन बी प्रॉस्पेरिटी, ऑप्शन सी नियरनेस, ऑप्शन डी डिस्टेंट। तो प्रोस्पेंसिटी जो है उसका जो अर्थ होता है, सिनोनिम होता है, वो होता है डिस्पोजिशन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 84 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द सिनोनिम ऑफ एपेथेटिक। एपेथेटिक शब्द का सिनोनिम इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा है। हॉस्टाइल, कैलस, रिपल्सिव या ओमिनस। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जा रहा है कैलस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 85 नंबर, द सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी इज। एमनेस्टी शब्द का सिनोनिम आपको बताना है। तो एमनेस्टी का सिनोनिम होता है जस्टिस, न्याय। नेक्स्ट 86, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो कि मिस स्पेल्ड है। तो देखिए, कैरियर की स्पेलिंग सही लिखी है, क्रिएटर की सही लिखी है, सेंटर की स्पेलिंग CENTER नहीं बल्कि CENTRE सही होती है। तो मिस स्पेल्ड वर्ड है ऑप्शन सी यानी कि सेंटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स ए क्योर फॉर ऑल एल्स। ये आपका वन वर्ड आ गया। ए क्योर फॉर ऑल एल्स के लिए अगर आपसे पूछा जाए एक शब्द तो आप क्या बताएंगे। एपिडेमिक, डायडेक्टिक, पेनेसिया या डिक्सन। तो भैया आप बताएंगे पेनेसिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रामबाण। किसी भी कोई भी मर्ज हो लेकिन दवा एक हो तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश में पेनेसिया और हिंदी में रामबाण। 88 नंबर, द यंग वन ऑफ कैट इज। कैट के बच्चे को क्या कहा जाता है। सीधा सीधा हम सबको पता है, ऑप्शन सी यानी कि किटेन। नेक्स्ट, वन हु ईट्स एवरीथिंग इज कॉल्ड। एक ऐसा बंदा जो सब कुछ खा लेता है। हर्बीवोरस, ग्रेगेरियस, क्रेडुलस या ओमनीवोरस। तो सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन डी, ओमनीवोरस कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को जो सब कुछ खा लेता है। 90 नंबर, दैट विच स्टेज फॉर ए लॉन्ग टाइम इज। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि बहुत लंबे समय तक बनी रहती है उसको क्या कहते हैं। एवरलास्टिंग, कभी ना समाप्त होने वाली। भैया बात ये है, स्टेज फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक रहती है लेकिन हमेशा रहती है तो नहीं। परमानेंट, ये भी नहीं हो सकता। ड्यूरेबल, ये बिल्कुल सही है। ड्यूरेबल शब्द इसके लिए बिल्कुल सही होगा। 91 नंबर, ऑल द पपिल्स आर डैश टू द बेंच। इसमें आपको वर्ब लगानी है, कौन सी लगेगी। ऑल द पपिल्स आर टू द बेंच, गोइंग, विल गो, गॉन या गो। तो जब आर आया है तो नेचुरल सी बात, ऑल द पपिल्स आर गोइंग टू द बेंच, सभी विद्यार्थी बेंच पर जा रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92, आई एट ए डैश ऑफ चॉकलेट केक। अब इसमें आपको सही स्पेलिंग बतानी है। पीस, PEACE, PIECE, PIECES या स्पाइसेस। तो देखो स्पाइसेस तो हो नहीं सकता, सीधा सीधा कट गया। PIECES, पीसेस, जब ए आया तो ये भी नहीं हो सकता। अब PACE मिस होता है शांति, तो कौन सा बचा टुकड़े वाला, PIECE। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट 93 नंबर, आई डू नॉट एग्री डैश योर प्रपोजल। इसमें आपको सही
प्रपोजिशन बताना है कौन सा लगेगा, विद, फ्रॉम, टू या ऑन। आई डू नॉट एग्री टू योर प्रपोजल, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, ये आपकी इडियम्स आ गए। विद ए हाई हैंड मीन्स, विद ए हाई हैंड का मतलब क्या है, ए प्रेज वर्दी वे, इन ए डिक्टेटोरियल वे, इन ए हेस्टी वे या इन एन ऑनरेबल वे। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इन ए डिक्टेटोरियल वे। ठीक, विद ए हाई हैंड का मतलब। नेक्स्ट 95, टू ट्रीड ऑन समवन्स टोज मीन्स, एक और इडियम, टू ट्रीड ऑन समवन्स टोज, इसका क्या अर्थ है, फ्लैटर समवन, फॉलो समवन, अपसेट समवन या सेटिस्फाई समवन। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा अपसेट समवन, यानी किसी के द्वारा बनाए गए प्लान को जब आप हटा देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, तो ये लाइन कही जाती है, टू ट्रीड ऑन समवन्स टोज। नेक्स्ट 96 नंबर, व्हाट डज टू कैरी समथिंग आउट मीन, फ्रेज है टू कैरी समथिंग आउट, इसका अर्थ आपको बताना है, टू डू समथिंग, टू बियर समथिंग, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग या टू डिले समथिंग, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टू डू समथिंग। 97 नंबर, टू हैव एन एज ऑन मीन्स, एक और फ्रेज, टू हैव एन एज ऑन, इसका अर्थ क्या हुआ, टू कट विद ए नाइफ, टू थ्रेटन टू बाउंड, टू बी स्लाइटली बेटर देन और टू बी इन ए डेंजरस सिचुएशन। तो भैया इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए टू हैव एन एज। तो इसका राइट आंसर, टू हैव एन एज ऑन का राइट आंसर आपका जा रहा है ऑप्शन सी, टू बी स्लाइटली बेटर देन। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है चेंज टू वॉइस, भाई पैसिव वॉइस में चेंज करिए, द न्यूज़ प्लीज्ड मी, ही वॉज प्लीज्ड बाई द न्यूज़, ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज़, ही वॉज प्लीज्ड टू द न्यूज़ या नन। तो वैसे तो आप लोग सोचेंगे बाई वाला ऑप्शन यानी पहला वाला सही है, नहीं, बाई द न्यूज़ नहीं बल्कि विद द न्यूज़ होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चेंज द वॉइस, हेल्प द पुअर। 99 नंबर, लेट द पुअर बी हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प, पुअर शुड बी हेल्प या लेट द पुअर्स बी हेल्प। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, लेट द पुअर बी हेल्प। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन आपका है, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, नरेशन चेंज करना है। ही सेड टू हर, कैन यू वर्क ऑन सैटरडेज। तो ऑप्शन आपके सामने है, ही आस्क्ड हर इफ यू वर्क ऑन सैटरडेज, ही आस्क्ड हर इफ शी वर्कड ऑन सैटरडेज, ही आस्क्ड हर इफ शी कुड वर्क ऑन सैटरडे। यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शी कीप सेइंग आई एम ए फेलियर, शी कीप सेइंग, वह कहती रही आई एम ए फेलियर, मैं एक फेलियर हूँ। शी कीप सेइंग दैट शी वाज ए फेलियर, शी कीप सेइंग दैट शी हैड बीन ए फेलियर, शी कीप सेइंग दैट शी इज़ ए फेलियर और शी कीप सेइंग दैट शी कुड बी ए फेलियर। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आपका आंसर सीधा सीधा दिख रहा है ऑप्शन सी, जो कि पूर्ण रूप से सही है। नेक्स्ट 102 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ए सिंपल प्रेजेंट बिकम्स ए सिंपल पास्ट, बिल्कुल सही बात है भैया, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट में बदल जाता है। द सेल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज्ड इनटू शुड, भैया सेल को शुड में परिवर्तित कर दिया जाता है। तीसरा, द विल ऑफ फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शैल एंड शुड, तो फ्यूचर टेंस का सेल और जो होता है, मतलब जो विल जो होता है वो काय में चेंज होता है, सेल या शुड में। और डी है, द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी, जो डायरेक्ट स्पीच के प्रोनाउंस होते हैं वो जहाँ आवश्यक होती है वहाँ परिवर्तित हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें अगर गलत है तो ऑप्शन सी, द विल ऑफ फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शैल एंड शुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103, दे सेड वी हैव लिव्ड हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, दे सेड वी हैव लिव्ड हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, राइट आंसर आपको बताना है। दे सेड they have lived there for a long time, they said they lived here for a long time, they said they had lived there for a long time या they said they had lived there for a long time। तो इसका राइट आंसर है आपका, हैव का हैड हो गया, सेड को सेड सही चेंज किया गया, तो they said they had lived there for a long time। नेक्स्ट 104, he said to me what are you doing, he said to me what are you doing, कौन सा सही होगा इसका, तो इसका सीधे सीधा देख लीजिए, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, तो ऑप्शन डी आपका राइट है। नाउ 105, ही सेड आई केम हियर यस्टरडे, ही सेड आई केम हियर यस्टरडे, तो ही सेड दैट, आई को चेंज किया ही में तो ही आ गया, केम हियर तो केम देयर, यस्टरडे ये होगा, तो कौन सा इसमें जा रहा है भैया, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करना पड़ेगा, और आप जानते हैं कम ईयर का गो देयर हो जाता है, तो नेचुरल सी बात पहला वाला ऑप्शन पूर्ण रूप से सही है, ही सेड दैट ही वेंट देयर द प्रीवियस डे। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 106,
द मदर सेड डू नॉट गो आउट इन रैन। 106 है द मदर सेड डू नॉट गो आउट इन रैन, तो मदर फॉरबिड टू गो आउट इन रैन, सीधा सीधा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट 107, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुझसे कहा क्या कर रहे हो, तो ही आस्क्ड मी, नेचुरल सी बात, व्हाट यू को चेंज किया मी में, तो आई वॉज डूइंग, तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 108, पंचुएट द फॉलोइंग लाइन्स, इनको पंचुएट करना है। अब देखिए आप चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। यू सी शी कांट फॉरगेट कॉमा सर, यू सी शी कांट फॉरगेट कॉमा सर फुल स्टॉप, यू सी शी कांट फॉरगेट कॉमा सर फुल स्टॉप, यू सी शी कांट फॉरगेट और फिर दो जगह उन्होंने हाइफन लगा दिया है सर, तो इसका राइट आंसर होगा पहला यू सी कांट फॉरगेट सर। इसमें आपका प्रत्येक जो चिन्ह है पंच फॉलोइंग तो वो सब सही है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर अब आपका 109, पंचुएट द फॉलोइंग लाइन्स। इसमें देखिए बाई हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट, बाई हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट, तो इसमें देखिए ये वाला ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, बाई हेवन कॉमा लगा है, आई हैव डन इट एट लास्ट और बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ है। नेक्स्ट पंचुएट करेक्टली, इसमें आपको पंचुएट करेक्ट करना है, अमृता शर्मा इज ए मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, तो इसमें सही कौन सा होगा, सही होगा बी अमृता शर्मा, शर्मा में एस कैपिटल बनेगा, इज ए मेट्रो में एम कैपिटल बनेगा, रेलवे में आर कैपिटल बनेगा और एम्प्लॉय, ये आपका बिल्कुल सही होगा बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 111, पंचुएट द फॉलोइंग लाइन्स, एलस द किंग इज डेड, एलस द किंग इज डेड, एलस कॉमा द किंग इज डेड, एलस द किंग इज डेड, तो इसमें सीधा सीधा देखने को मिल रहा है पहला एलस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, द किंग इज डेड फुल स्टॉप। 112, यू डैश हैव वाटर्ड द फ्लावर्स फॉर इट गोइंग टू रैन, तो यू शुड हैव वाटर्ड द फ्लावर या यू मस्ट, यू कुड नॉट या यू नीड नॉट, तो देखो बारिश होने वाली है तो नेचुरल सी बात आपको फ्लावर्स में पानी देने की आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता नहीं है तो ऑप्शन डी आपका सही है, नीड नॉट। नेक्स्ट, शी ट्रूली एन्जॉयड ग्रोइंग हर ओन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, द अंडरलाइन वर्ड इज द सेंटेंस अबव एज, यहाँ ग्रोइंग शब्द जो आया है वह क्या है, जीरंड है, इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल फ्रेज है या नन, तो आंसर है आपका ए जीरंड है साहब ग्रोइंग शब्द यहाँ पर। 114, द वर्ब फ्रॉम नेसेसिटी इज, नेसेसिटी शब्द जो है उसकी वर्ब आपको बतानी है क्या बनेगी, नेसेसरी, नीड, नेसेसिटी या नेसेसिटेट, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेसेसिटी की जो आपकी जो बनेगी वो बनेगी नेसेसिटेट वर्ब। नेक्स्ट 115, दिस सेंटेंस हैज एन इंट्रांसिटिव वर्ब, इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें इंट्रांसिटिव वर्ब है, ही रैन ए लॉन्ग डिस्टेंस, द बॉय किक्स द फुटबॉल, आई फील ए सीवर पेन इन माई हेड, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, तो भैया देखो इन सब में ऑब्जेक्ट लगा है, जब लगा है तो ट्रांसिटिव हो गए, खाली पहले में नहीं है, ही रैन ए लॉन्ग डिस्टेंस, वह लंबी दूरी तक दौड़ा, लॉन्ग डिस्टेंस कोई अपने आप में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए इंट्रांसिटिव वर्ब जो है वो पहले सेंटेंस में है। 116, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड किस चीज़ का एग्जाम्पल है, पर्सोनिफिकेशन का, सिमली का, ऑक्सीमोरन का या अपोस्ट्रोफी का, तो जब साफ साफ है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, यहाँ संबोधन किया जा रहा है काय को, वेस्ट विंड को, तो अपोस्ट्रोफी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रबिश, रबिश शब्द का सिनोनिम आपको बताना है, सॉइल, सैंडस्टोन, यूजफुल थिंग या गार्बेज, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, यानी कि गार्बेज। नेक्स्ट, हु पायनियर्ड हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश, किसको इंग्लिश में हीरोइक कपलेट का पायनियर कहा जाता है, तो जेफरी चौसर, विलियम लैंगलैंड, जॉन ड्राइडन या जॉन मिल्टन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, जेफरी चौसर को पायनियर कहा जाता है हीरोइक कपलेट का। नेक्स्ट 119, इफ इन ए बैलेड ए लाइन और स्टेंजा इज रिपीटेड बट विद एन एडिशन दैट एडवांसेस द स्टोरी इट इज कॉल्ड, किसी भी बैलेड में जब कोई लाइन या स्टेंजा रिपीट किया जाता है लेकिन साथ ही साथ एडिशन होता है स्टोरी को एडवांस करने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, रेफरेंशियल रिपीटेशन, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन, जस्ट रिपीटेशन या नन, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन। नेक्स्ट आपका आता है 120 नंबर क्वेश्चन, एनिमोसिटी का अर्थ आपको बताना है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड, डाइवर्जेंट ओपिनियन, इंडिफरेंस या एपैथी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड।
नेक्स्ट आपका आता है 121, अमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ लाइन्स इयम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइमिंग। इनमें से ऐसी कौन सा पोएम का स्टेंजा फॉर्म है जिसमें कि इयम्बिक पेंटामीटर जो है विदाउट राइमिंग के कंसिस्ट होता है? फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, हीरोइक कपलेट या टेरजा रेम? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, टेरजा रेमा जो है वह ऐसा होता है जिसमें कि इयम्बिक पेंटामीटर होता है विदाउट राइमिंग का, ठीक, विदाउट राइमिंग का, ठीक है ना, डज नॉट कंसिस्ट। 122, द एपिक इज यूजली डिवाइडेड इनटू बुक्स। एपिक जो होता है हमारा वो अधिकतर कितनी किताबों में डिवाइड होता है? 12, 24, 10 या 15? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है 12। नेक्स्ट, द फिगर ऑफ स्पीच इन ओ माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोजेज। इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच आपको बतानी है ओ माई लव इज लाइक ए रेड कॉमा रेड रोज। सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, सीधा सीधा लाइक शब्द आ गया है, सिमली, ठीक। नेक्स्ट, द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग इज नोन एज। उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम बताना है जिसमें कि साउंड जो है वह सेंस या मीनिंग को व्यक्त करता है। एलिट्रेशन, ओनोमेटोपोई, ऑक्सीमोरन, ट्रांसफर्ड एपिथेट? ऑप्शन बी ओनोमेटोपोई। 125, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है कि टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन? एंटीथीसिस, एपोस्ट्रोफी, मेटाफर या सिमली? आंसर ए एंटीथीसिस। तो ये 125 क्वेश्चन का मैंने आज आपको पीजीटी का पहला सैंपल पेपर दिया है। कल या परसों में मैं आपको दूसरा सैंपल पेपर दूंगा। मुझे पूर्ण आशा है आपको बहुत काम आएगा ये, और प्लीज़ इतना मुझ पर एहसान करिएगा कि जितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं उनको कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर मुझे बताएं, और आपके ऐसा करने से मुझे भी आपके लिए मेहनत करने के लिए आप कह सकते हैं कि एक साहस मिलता है, एक कोशिश भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि आपको मैक्सिमम दे सकें। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।